नमस्कार, सुबह 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। एक नजर हेडलाइंस पर। निजी जानकारी की सुरक्षा है मौलिक अधिकार। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। डेटा संरक्षण के लिए नियामक तंत्र बनाने की कही बात। मीडिया समूहों को जारी होगा कारण बताओ नोटिस। सभापति का निर्देश। नरेश अग्रवाल की हटाई गई टिप्पणी को दी थी जगह। विशेषाधिकार हननकारों। सीएजी रिपोर्ट से बढ़ी टेलीकॉम कंपनियों की मुश्किलें। 6 बड़ी कंपनियों ने दिखाई 61,000 करोड़ रुपए की कम आमदनी। सरकार को करीब 7,700 करोड़ का राजस्व नुकसान। पाकिस्तान को बड़ा झटका। अमेरिका का $35 करोड़ देने से इनकार। हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने का आरोप। और बैडमिंटन के 2 बड़े मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। रशियन ग्रां प्री के सेमीफाइनल में पहुंचे राहुल यादव, अर्जुन और श्लोक की जोड़ी। अमेरिकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पी कश्यप, समीर और प्रणय। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो डेटा संरक्षण के लिए नियामक तंत्र तैयार करेगा। केंद्र ने कहा है कि डेटा लोगों के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। केंद्र ने ये दलील जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सामने दी है। ये पीठ लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की 2016 की निजता नीति के विवादित मुद्दे की जांच कर रही है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल PS नरसिम्हा ने बताया कि उपयोगकर्ताओं को डेटा की सुरक्षा संविधान में दिए गए जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। उन्होंने कहा कि उपयोगकर्ता का डेटा व्यक्तित्व से जुड़ा है और ये संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। अगर कोई अनुबंधित बाध्यता इसे चोट पहुंचाती है तो इससे अपने प्रभाव होंगे। व्हाट्सएप की ओर से कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि मोबाइल ऐप नियामक तंत्र के खिलाफ नहीं है और उपयोगकर्ता को कोई भी डेटा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं होता। राज्यसभा में कल विपक्षी दलों ने कार्यवाही से हटाई गई नरेश अग्रवाल के टिप्पणियों के प्रचार का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने मांग की है कि इसके लिए जिम्मेदार मीडिया समूहों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही की जाए। सभापति ने जानकारी दी है कि इस मामले में राज्यसभा सचिवालय को कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। शून्यकाल में मसला उठाते हुए समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनके दिल्ली आवास पर हमला कर तोड़फोड़ की। नरेश अग्रवाल ने चिंता जाहिर की कि कार्यवाही से हट जाने के बावजूद उनके बयान के प्रिंट और सोशल मीडिया पर प्रचार से उनकी जान को खतरा पैदा हो गया है और ये सदन की अवमानना है। प्रिंट मीडिया ने बहुतों ने छापा, सोशल मीडिया पे इस तरीके से चल रहा है, उसको गलत तरीके से, सिर्फ उतने हिस्से को, और मैंने जो कोट किया था वो नहीं चल रहा है। कल बीजेपी के युवा मोर्चे के लोग मेरे घर पे गए, उन्होंने तोड़ फोड़ करी। एक गंभीर मामला है। अगर सदन में बोलने पर किसी सदस्य के जीवन पे खतरा हो, उसको थ्रेट हो, तो ये जीवन इस सदन की अवमानना होगी, इस सदन की गर्मा गिरने की बात होगी। नरेश अग्रवाल को विपक्षी सांसदों का भी समर्थन मिला। सभी ने कार्यवाही से हटाए गए बयान के प्रचार को सदन के नियमों के खिलाफ बताया। In one TV channel that we will drag him out, the member. It's not a question of which member. A member speaks in the house. Now the channel has been named by the honorable member. That channel must be given the notice. They must be summoned. It must immediately become a house of privilege, not of privilege. एक मेंबर को यानी धमकाने का, उसके घर जाने का, उसके घर को काला करने का, हरदोई जाने का, ये क्या मामला है? मंत्री जी आपको जरूर जवाब देना चाहिए। ये क्या हो रहा है? यानी लिंचिंग पे बहस हुई थी, इसका मायने क्या था? आप मेंबर को धमका रहे हैं। If objection to leave being granted is taken, the chairman shall request those members who are in favor of leave being granted to rise in their places, and if not less than 25 members rise accordingly, the chairman shall intimate that leave is granted. और वो एश्योरेंस के साथ साथ
You have let loose your goons against the people who are opposing you. Okay. ये क्या है? What culture this is? No, all right. ये letting loose. Okay. ये अगर चलते रहेगा, it will be a serious repercussion. बैठिए. Okay, now. संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी नियमों के मुताबिक कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती। हम किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह की अराजकता के हम खिलाफ हैं और हम किसी भी तरह की सेंसरशिप के भी खिलाफ हैं। जो सदन के नियम है, जो संसद का नियम है, उस संसद के नियम के तहत चेयर जो है वो आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। असंतुष्ट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सदस्य हालांकि वेल में आ गए और जिम्मेदार मीडिया समूहों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। अवरोध की वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही शुरू होने पर सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने जानकारी दी कि सचिवालय को मामले की छानबीन के निर्देश दे दिए गए हैं। I have received notice from some members raising a question of privilege against a TV channel and some newspapers for making defamatory remarks against a member of this House. The Secretariat has been asked to issue a show cause notice and further inquire into the matter. नरेश अग्रवाल ने दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर हुई अल्पकालिक चर्चा के दौरान ये बयान दिया था। सत्ता पक्ष की आपत्ति के बाद उनका ये बयान कार्यवाही से हटा दिया गया था। नरेश अग्रवाल ने भी खेद जताते हुए अपना बयान वापस ले लिया था। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा से कल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी मिल गई। इस विधेयक के जरिए अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण हासिल करने और न्यूनतम योग्यता अर्जित करने की समय सीमा को 4 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2019 तक किया गया है। पहले कानून में प्रावधान था कि जो शिक्षक न्यूनतम योग्यता नहीं रखते उन्हें 5 साल के भीतर यानी कि 31 मार्च 2015 तक ऐसी योग्यताएं हासिल करनी होंगी। कई राज्य सरकारों ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इस अवधि को बढ़ाने का निवेदन किया था। अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण का काम सर्व शिक्षा अभियान के लिए अनुमोदित बजट आवंटन से पूरा होगा। सीख रहे हैं लाखों की तादाद में, अच्छे सर्टिफिकेट पा रहे हैं, तो देश के सबसे अच्छे प्राध्यापक अपना अपना विषय वहाँ लेक्चर देंगे, वहाँ मटेरियल भी होगा, वहाँ ट्यूटोरियल भी होगा, वहाँ इंटरैक्शन भी होगा, एक ऐप होगा, उस पर से लोग सवाल भी पूछते जाएंगे। हर सप्ताह वो आकर शंकाओं का निरसन भी करेंगे। तो जो स्टडी सेंटर में आकर जो होता था वो अब ऑनलाइन होगा। लोकसभा में जीएसटी के दायरे में धार्मिक स्थानों को शामिल करने का मामला उठा। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि गुरुद्वारों में लंगर बिना भेदभाव और सामूहिक भावना के माध्यम से लगाए जाते हैं। इस कारण उनके ऊपर लगे टैक्स को दोबारा विचार कर हटाना चाहिए। जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे दरबार साहब की बात मैं मेन कर रहा हूं, सबको समर्थन करना चाहिए। भी धार्मिक जगहों पे जीएसटी जो है वो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वहां पे मैडम कोई भी बिजनेस की बात नहीं है, कोई प्रॉफिट की बात नहीं है। लोग अपनी कमाई जो हमारे धर्म में है, अभी दोसांझ जो 10% है वो अपने प्रॉफिट का वहां पे माथा टेका जाता है। तो मैं इस चीज के लिए आपका संघर्षण चाहते हैं। हम गोवा से राज्यसभा की सीट बीजेपी के विनय तेंदुलकर ने जीत ली है। उन्होंने कांग्रेस के शांताराम नाइक को मात दी। तेंदुलकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीजेपी उम्मीदवार को 22 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 16 वोट। बीजेपी और उसके विधायकों की संख्या 21 है, लेकिन पार्टी को एनसीपी विधायक का भी वोट मिला। सीएजी की कल संसद में पेश रिपोर्ट में यह कहा गया है कि रेलवे की खान पान सेवा की व्यवस्था लचर है और खाने पीने की गुणवत्ता से लेकर रेलवे परिसरों और ट्रेनों में साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। समिति ने यहां तक कहा कि ट्रेन में परोसा जाने वाला खाना खाने लायक नहीं है और यात्रियों से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। रेलवे की ओर से परोसे जा रहे खाद्य पदार्थों में ध्यान नहीं रखा गया। बेची गई खाद्य सामग्रियों के बिल नहीं दिए जाते। सीएजी ने कहा कि 3% बेस किचन विभागीय रूप से काम कर रहे थे, बाकी ठेके के माध्यम से चल रहे हैं और लाइसेंस की दरें बहुत ही ज्यादा रखी गई हैं। सीएजी और रेलवे की ज्वाइंट टीम ने 74 स्टेशनों और 80 ट्रेनों का मुआयना करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है।
भारतीय सेना गोला बारूद की भारी कमी से जूझ रही है। ये जानकारी संसद में कल रखी गई सीएजी की रिपोर्ट से सामने आई। सीएजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक सेना मुख्यालय ने 2009 से 2013 के बीच खरीदारी के जिन मामलों की शुरुआत की, उनमें अधिकतर जनवरी 2017 तक पूरे नहीं हो सके थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने सेना को सप्लाई किए जाने वाला गोला बारूद की गुणवत्ता पर भी जरूरी ध्यान नहीं दिया। सीएजी ऑडिट रिपोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2011 से 2015 के बीच 6 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने करीब 61,000 करोड़ रुपए की आय कम दिखाई है। इन कंपनियों में एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया समेत 3 और कंपनियां शामिल हैं। इसकी वजह से सरकार को करीब 7,700 करोड़ रुपए का कम राजस्व मिला है। इसके अलावा मार्च 2016 तक 4,531.62 करोड़ रुपए का राजस्व चुकाना भी बाकी था। वरिष्ठ राजनयिक और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले को प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। उन्हें विनय मोहन क्वात्रा की जगह पर नियुक्त किया गया। क्वात्रा को फ्रांस में भारत का राजदूत बनाया गया है। फ्रैंकफर्ट में भारत के महावाणिज्य दूत के तौर पर तैनात रवीश कुमार विदेश मंत्रालय में बागले की जगह ले सकते हैं। रवीश कुमार भारतीय विदेश सेवा के 1995 बैच के अधिकारी हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गोपाल बागले को पद पर 3 साल के लिए नियुक्ति करने की मंजूरी दी है। बागले 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো। विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। একলা চলো একলা চলো একলা চলো। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना प्रधानमंत्री वय वंदना योजना लागू कर दी गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे लागू करते हुए कहा कि PMVVY वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे समय सम्मानजनक रिटर्न देगी जबकि वैश्विक स्तर पर ब्याज दरें नीचे आ रही हैं। PMVVY 60 साल और ज़्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना है। ये योजना 4 मई 2017 से 3 मई 2018 तक उपलब्ध होगी। इसमें 8% का सालाना रिटर्न मिलेगा, जिसका भुगतान 10 साल तक मासिक आधार पर किया जाएगा। इस योजना को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। गांधीनगर में कल समर्थकों की रैली में उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में भी नहीं जाएंगे। गुजरात में कांग्रेस के बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने गांधीनगर में रैली में दावा किया कि पार्टी ने उन्हें 24 घंटे पहले ही बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। मैं अपने आप कांग्रेस को मेरी ओर से मुक्त करता हूं और गजनवीश की कांग्रेस से बीजेपी ने कोई पार्टी की नई कड़ी नया ऐसा झंडा अपने गले में नहीं लगाना है। अब क्या करेंगे? वाघेला ने नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा देने की भी घोषणा की। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के बाद विधायक पद छोड़ने का ऐलान भी किया। पिछले कुछ महीने से वाघेला की कांग्रेस नेतृत्व के साथ खींचातान चल रही है। खबरें थीं कि वो राज्य विधानसभा चुनाव में खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि वाघेला को पार्टी से नहीं निकाला गया है और ये फैसला उनका है। सभी पदों से इस्तीफा देने का निर्णय उनका अपना है। आदरणीय वाघेला साहब ये चाहते थे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष को हटाकर उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। कोई भी पार्टी किसी एक व्यक्ति की इस प्रकार की इच्छा को स्वीकार नहीं कर सकती। शंकर सिंह वाघेला करीब 2 दशक पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। वो यूपीए सरकार में कपड़ा मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। वाघेला ऐसे वक्त में पार्टी छोड़ रहे हैं जब इस साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में केंद्र और राज्यों से रिपोर्ट मांगी है।
जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र और राज्यों से इस तरह की घटनाओं को संरक्षण नहीं देने को कहा। अदालत ने गौरक्षा के नाम पर सोशल मीडिया पर हिंसक सामग्री को हटाने में केंद्र और राज्यों से सहयोग भी मांगा। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि केंद्र की राय है कि देश में हिंसा फैलाने वाले किसी भी समूह के लिए कानूनन कोई जगह नहीं है। केंद्र ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करता। गुजरात और झारखंड ने अदालत को बताया कि गौरक्षा के नाम पर हुई हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट गौरक्षा के नाम पर हिंसा फैलाने वालों पर लगाम के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्देश दिए। पहले तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कहा कि गौ रक्षा के नाम पे चल रही गुंडागर्दी पे क्या कार्रवाई हो रही है उसकी सूची दी जाए, और क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसकी सूची दी जाए उनको अगली हियरिंग में। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बेंगलुरु में 3 दिन का सम्मेलन हो रहा है। शुक्रवार से शुरू हुए सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक सरकार की ओर से किया गया। सम्मेलन को 83 विदेशी, 149 राष्ट्रीय स्तर के और 60 राज्य स्तर के वक्ता संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की थीम है रिविजिटिंग अंबेडकर एंड रिक्लेमिंग सोशल जस्टिस। अमेरिका के सामाजिक सुधारक और मार्टिन लूथर किंग के पौत्र मार्टिन लूथर किंग तृतीय ने भारत और अमेरिका समेत कई दूसरे देशों में दक्षिणपंथी विचार के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई है। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बेंगलुरु में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इसे खतरनाक रुख करार दिया। Cow vigilantes attack Muslims while the police stand by. Regular lynchings, whether Muslims or Dalits or some unlucky woman, have become the new normal. People who believe that India should be a Hindu nation are being placed in positions of power in all the institutions of democracy. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के निशाने पर इस मौके पर केंद्र सरकार रही। उन्होंने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार सच का गला घोट रही है। Today this is what is happening all around us. The strangulation of reality. They say Rohit Vemula committed suicide. They call it suicide. I call it murder. कांग्रेस उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर भी घेरने की कोशिश की। The emperor is completely naked, but nobody around him has the courage to tell him. There is a dangerous new global epidemic. The powerful have convinced themselves that they can strangle reality. They're absolutely certain that they have a monopoly on the truth. मार्टिन लूथर किंग तृतीय और राहुल गांधी के अलावा बाबा साहिब के पौत्र प्रकाश अंबेडकर, प्रोफेसर सुखदेव थोराट, मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा। सम्मेलन के आखिर में दलितों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर बेंगलुरु घोषणा पत्र जारी होगा। श्याम सुंदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद में कृषि संबंधित चुनौतियां, संभावनाएं और समाधान पर आधारित कार्यशाला के दूसरे दिन कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कृषि सचिव शोभन पटनायक और नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर हर्ष कुमार ने किसानों की बढ़ती आत्महत्या और उसके कारणों पर चर्चा की। कार्यशाला में कृषि मंत्री राधामोहन सिंह के अलावा लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने हिस्सा लिया। सांसदों ने भी विशेषज्ञों से सवाल जवाब किए। कार्यशाला का आयोजन लोकसभा की अध्यक्षीय शोध पहल की ओर से किया गया था। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव शॉन स्पाइसर ने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नए कम्युनिकेशंस डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर नाखुशी जताते हुए स्पाइसर ने इस्तीफा दिया। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूप से रूसी हस्तक्षेप को लेकर चर्चा जारी है। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ट्रंप के प्रचार अभियान की टीम की मॉस्को के साथ कोई मिली भगत थी कि नहीं। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका देते हुए $35 करोड़ देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने को लेकर ये रोक लगाई गई है। अफगानिस्तान में अमेरिका और सहयोगी देशों के ठिकानों पर हुए आतंकी हमलों में नेटवर्क हक्कानी नेटवर्क का हाथ माना जाता है। इसके अलावा भारतीय ठिकानों पर हुए आतंकी हमलों के लिए भी इसे ही जिम्मेदार माना जा रहा है।
2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर हुए हमले में भी इसी संगठन का हाथ था। इस हमले में 58 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब ट्रंप प्रशासन अफगानिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने की वजह से पाकिस्तान पर नकेल कसने में जुटा है। पिछले साल भी पेंटागन ने पाकिस्तान को $30 करोड़ नहीं दिया था। और अब खेल की खबर। बैडमिंटन के 2 बड़े टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। रूस ओपन ग्रां प्री बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में राहुल यादव जबकि अर्जुन एमआर और रामचंद्रन श्लोक की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। पुरुष सिंगल्स में राहुल ने इंग्लैंड के वैंग यूहैंग को 13-11, 11-5, 11-6 से हराया। अंतिम 4 में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला व्लादिमीर माल्कोव से होगा। उधर अमेरिकी ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पी कश्यप, समीर वर्मा और एचएस प्रणय पहुंच गए हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि कवि की रचना में आसपास का माहौल शामिल होता है। उपराष्ट्रपति ने अपने विशेष कार्य अधिकारी अंशुमन गौड़ की किताब के विमोचन के मौके पर यह बात कही। कार्यक्रम में कई हस्तियां मौजूद थीं। उपराष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को स्थमस ऑफ टाइम नामक काव्य संकलन का विमोचन हुआ। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि कविता में कवि का भाव शामिल होता है। वो जो महसूस करता है उसे लिखता है। Each poet writes his or her impressions of the world around or the sentiments that are within him or her. कार्यक्रम में कवि जगत के साथ साथ कई हस्तियां शामिल थीं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी ने कविताओं को सराहा। I'm an English literature student and I could really taste the different strands he has used and beautifully done. उपराष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी अंशुमन गौड़ ने कविता की चंद पंक्तियां भी पढ़ीं। I have a style and slang of my own, my metaphors and cliches, homegrown. 10 million of us speak this tongue, the smell of curry, lilting sounds and all. They teach it to kids in Jaunpur every day. English is an Indian language, I say. स्थमस ऑफ टाइम में 28 कविताएं हैं। बिहार में जन्मे अंशुमन गौड़ भारतीय विदेश सेवा में अधिकारी हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल के लोग आज़ाद हिंद फौज और रेड फोर्ट ट्रायल पर बनी फिल्म रागदेश के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की टीम का कोलकाता के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने खास तौर पर राज्यसभा टीवी का शुक्रिया अदा किया। ये है कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पुश्तैनी मकान। इस पुराने मकान को उनकी याद में एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। राज्यसभा टीवी की फिल्म रागदेश की टीम गुरुवार को यहाँ पहुंची। काफी वक्त से उनके बारे में उन्होंने क्या किया ये नहीं लोगों के अंदर उस बात का इंटरेस्ट जगा रहे थे। उनके गुजर जाने के बाद वो गुजरे कि नहीं गुजरे, उस तरह की एक रोमांचक कहानियों में लोगों को एक सस्ती बातें से, सस्ती न्यूज़ से लोगों को नेताजी के बारे में बताया जा रहा था, जो कि बहुत गलत था। नेताजी के परिवार के सदस्यों ने संग्रहालय की देखरेख संभाली हुई है। ये वही कार है जिससे 1941 में नेताजी नजरबंदी के दौरान वेश बदलकर अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर निकल गए थे। परिवार का कार से बेहद भावनात्मक रिश्ता है। My father to drive him secretly away from this house on the first leg of what became Netaji's great escape from India. And this happened on the night of January 16th, 17th, 1941. रागदेश की टीम कोलकाता के भवानीपुर कॉलेज में भी गई। फिल्म की टीम की मौजूदगी से छात्राएं भी उत्साहित दिखीं। So that was the sort of passion that the Indian National Army had, and it's really unfortunate that we've forgotten our heroes, Shahnawaz, Sehgal and Dhillon. राज्यसभा टेलीविजन जो एक गंभीर चैनल है, हमने ये तय किया कि हम लोगों तक, आप तक, नई नस्लों तक
इस चीज को पहुंचाने के लिए आजादी के उन बंद अध्याय जो आपको आपके सिलेबस नहीं पहुंचाते, हम आप तक पहुंचाने का काम। 22 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में इस फिल्म का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने प्रदर्शन होगा। आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज के अफसर शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और प्रेम सहगल के खिलाफ चले मुकदमे पर आधारित ये फिल्म उनके अनछुए पहलुओं को उजागर करती है। फिल्म राग देश नेताजी के जीवन और आज़ाद हिंद फौज के उन अछूए पहलुओं को दिखाने की कोशिश कर रहा है जिसके बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। आशा की जाती है इस फिल्म के बाद आज़ादी के आंदोलन के इतिहास की जानकारी के बारे में जो रिक्तियां रह गई होंगी वो पूरी होंगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ कोलकाता से अखिलेश सुमन। हिंदी फिल्मों के दर्द भरे गीतों का जिक्र जब भी होता है, जहन में मुकेश की आवाज़ अपने आप गूंजने लगती है। करीब 4 दशक तक दर्शकों के दिलो दिमाग पर राज करने वाले मुकेश चंद्र माथुर की आज जयंती है। आई आवाज़ के सुरीले सफर के जरिए याद करते हैं मुकेश को। तू कहे अगर जीवन भर मैं अद्भुत अदा और बेहतरीन अंदाज के गाय मुकेश के गीतों को ज्यादातर दिलीप कुमार पर फिल्माया गया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल। लेकिन उनकी असली जोड़ी बनी राज कपूर के साथ। आवारा, श्री 420, छलिया से लेकर तीसरी कसम, मेरा नाम जोकर और कल आज और कल जैसी फिल्मों में राज कपूर और मुकेश एक दूसरे के पूरक बन गए। मुकेश के साथ संगीत की प्रतिस्पर्धा में मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मन्ना डे जैसे मंझे हुए कलाकार थे। लेकिन जब गीतों के एक खास मूड की जरूरत होती है तो मुकेश को ही याद किया जाता है। 1974 में उन्हें फिल्म रजनीगंधा के इस गाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लगता है कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तड़पता हुआ। मुकेश साहब आज भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन आज भी दर्द भरे गीतों की चर्चा मुकेश के गानों के बिना अधूरी है। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोई जब तुम्हारा। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। निजी जानकारी की सुरक्षा है मौलिक अधिकार, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। डेटा संरक्षण के लिए नियामक तंत्र बनाने की कही बात। मीडिया समूहों को जारी होगा कारण बताओ नोटिस, सभापति का निर्देश। नरेश अग्रवाल की हटाई गई टिप्पणी को दी थी जगह, विशेषाधिकार हनन का आरोप। सीएजी रिपोर्ट से बढ़ी टेलीकॉम कंपनियों की मुश्किलें, 6 बड़ी कंपनियों ने दिखाई 61,000 करोड़ रुपए की कम आमदनी, सरकार को करीब 7,700 करोड़ का राजस्व नुकसान। पाकिस्तान को बड़ा झटका, अमेरिका का $35 करोड़ देने से इनकार, हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने का आरोप। और बैडमिंटन बड़े मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, रशियन ग्रां प्री के सेमीफाइनल में पहुंची राहुल यादव, अर्जुन और श्लोक की जोड़ी। अमेरिकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में बी कश्यप, समीर और प्रणय। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।